यस, साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। साइंस ऑफ लॉन्जेविटी यानी कि ऐसी साइंस ऐसी साइंस जो आपकी हेल्दी एज में कोई इजाफा कर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सीक्रेट जानेंगे कि कुछ लोग देखेंगे, आप आपके नज़दीकी आपके जानकारी में होंगे कुछ लोग काफ़ी एल्डर एज में भी, यानी कि 50-60 साल की एज में भी बहुत यंग दिखते हैं, और कुछ लोग अर्ली एज में भी, यंग एज में भी इतने हेल्दी और यंग नहीं दिखते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनके डाइटरी हैबिट, उनका लाइफस्टाइल, और उनका जेनेटिक मेकअप, और उनके जीन के लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे फैक्टर आज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। सो इसमें एजिंग इज ए न्यू डिजीज। आज के टाइम पे जो एजिंग है उसको साइंस ने माना है, एजिंग भी एक बीमारी की तरह है। इसको रोका जा सकता है, इसको स्लो किया जा सकता है, इसको स्टेबल किया जा सकता है, और बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में, यानी कि बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ, कुछ सप्लीमेंट्स के साथ, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। सो यदि साइंस के अकॉर्डिंग एजिंग की बात करें, सो एजिंग एक बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें जो प्रोसेस लगातार फिजियोलॉजिकल जो हमारे फंक्शन है, फिजियोलॉजी फंक्शन का मतलब है हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, हमारे हार्मोन हैं, उनका जो एक तरीके से फंक्शनिटी है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो बीमारियां हैं और मोर्टेलिटी है, उसकी तरफ हम चले जाते हैं। और इसमें एजिंग में 3 तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जो भी है फिजियोलॉजिकल, जो आपका उम्र के साथ जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जो कम स्लो होती हैं, डिक्लाइन होती हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में 3 प्रोसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन, फ्री रेडिकल की वजह से डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन, बॉडी में ऐसे सबस्टांस इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं जो इन्फ्लामेटरी हैं, जो जर्नल प्रोसेस को रोकते हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं। और जेनेटिक्स डैमेजेस, यानी कि आपके इन सारी चीज़ों की वजह से जो डीएनए है और जीन का फंक्शन है, डीएनए में डैमेज और आपके जीन की फंक्शनिटी में अल्टरनेस आना, इन सारी चीज़ों की वजह से इन प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस ही होते हैं जिसके कारण एजिंग प्रोग्रेस करती है। सो इसको यदि आप डिजीज मानते हैं, तो डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है, डिलेड किया जा सकता है, और प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इसमें यदि हम बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहला चेंजेस आता है सेलुलर सेंसेस। ये सेंसेस क्या होता है? सेलुलर यानी कि सेल की डेथ को हम बोलते हैं। जैसे एक होता है ना, पेड़ उगता है, और पेड़ जब हार्वेस्टिंग के टाइम आता है, बिजाई के बाद उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे आप पैडी क्रॉप्स की बात करें या गेहूं की बात करें। सो ऐसे केस में जब वो सूख जाता है पौधा, वो सेनेसेंस बोला जाता है एक तरीके से। ऐसे ही हमारी सेल भी अंदर से उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है, इसको सेलुलर सेंसेसिस बोलते हैं। और इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे पेड़ जब धूप में सूख जाता है तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है कि इसमें फर्टिलाइजर डाल के या उसमें पानी डाल के उसको दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। तो सेलुलर सेंसेसिस का मतलब है कि ये एक तरीके से सेल की डेथ बोली जाती है, और परमानेंट जो ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाती है। इसके साथ डीएनए डैमेज भी एक फिजियोलॉजिकल चेंज आता है जिसकी वजह से एजिंग होती है। एक्युमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन एंड एपिजेनेटिक्स चेंज, ये इसका मतलब क्या है कि जो आपका डीएनए है उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें कोई चेंज आना, समटाइम वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में चेंज आ जाएगा, समटाइम वो आपका कैंसर जैसी बीमारी आपकी बॉडी में एक्टिवेट कर देगा, और ऐसी सेल एक्टिवेट कर दे या ऐसा फंक्शन एक्टिवेट कर दे जो हमारी बॉडी में कोई बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि आपकी जो जीन का बिहेवियर है, अच्छे वाले जीन स्लो हो जाते हैं और बैड वाले जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो आप जैसे आप फोन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें एक बैटरी लगी होती है। बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपके फोन में है और आपका फोन ऑन रहता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक बैटरी होती है, एक पावर हाउस होता है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वो पावर हाउस का नाम होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। आप जैसे उम्र बढ़ती है तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इसकी हेल्थ कमजोर पड़ती है, और यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। और जब एनर्जी कम मिलेगी, आप देखेंगे जब लाइट डिम आती है तो आपके घर के जो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे अप्लाइंसेस हैं, लाइक एसी नहीं चल पाता, आपकी हैवी मोटर्स नहीं चल पाती। सेम लाइक दैट, ऐसे माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है
विद द एज इसका नंबर भी कम हो जाता है सेल में, और इसकी प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और प्रॉपर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा सो आपकी बॉडी की जो हैवी वाली प्रॉपर्टी है वो स्लो हो जाएंगी, जो जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आप देखेंगे 40 साल की एज में आपके ब्रेन का जो प्रोसेस है, कॉग्निशन पावर है, वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू आपका एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसफंक्शनिंग है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी बॉडी की फंक्शनिटी भी कम होगी। प्रोटीन होम्योस्टेटिस डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उसमें जो मसल है वो सेल से बनी होती है, जैसे आपके हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती, वो बिल्कुल आपका सेल का ही एक पूरा ऑर्गन बना हुआ है। लीवर में जैसे कोई आपकी हड्डी नहीं होती, किडनी में कोई हड्डी नहीं होती, तो ये जो ऑर्गन है ये सेल से ही बेसिकली बने हुए, टिश्यू से बने हुए हैं। और इसमें जो टिश्यू है वो प्रोटीन से बना हुआ। जब प्रोटीन का जब बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है बेसिकली, तो प्रोटीन पे सबसे ज्यादा अटैक होता है, और प्रोटीन पे अटैक होने से प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, अब जैसे क्या ना, आप जैसे दीवार पे हिट करेंगे, कुछ भी हथौड़ा मारेंगे, हैमरिंग करेंगे दीवार पे, वॉल पे, सो व्हाट हैपेंड, वहां से डैमेज होगी ईंटें, और धीरे धीरे वो दीवार की पूरी इंटीग्रिटी, पूरी स्टेबिलिटी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम लाइक दैट हमारी मसल में जो प्रोटीन है, चाहे वो ऑर्गन है या अदर जो पार्ट है, उसका यदि डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हो जाएगा, सो व्हाट हैपन, इंटीग्रिटी एंड फंक्शनिटी, ये हमारे ऑर्गन की भी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। और ये क्यों, इन्फ्लामेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे जैसे हमारी 40 साल की एज होती है तो हमारा मसल का जो वॉल्यूम है, मसल का जो साइज, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और फैट सेल बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है सेलुलर सेंसिस, जो सेल की डेथ है, एक तो वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो गई हैं, जिंदा सेलें कम है, मरी हुई सेल ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, और प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो टूटा हुआ प्रोटीन है उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपकी एजिंग फास्ट दिखना स्टार्ट हो जाती है 40 साल के आसपास। स्टेम सेल एग्जॉस्शन का मतलब है एग्जॉस्ट हो जाती है आपकी स्टेम सेल। स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो नई सेल बनाने का काम करती है, सो टिश्यू को रीजनरेशन का काम करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, इसमें एनर्जी और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाती है, तो ये जो आपकी रीजनरेशन पावर है उसको कमजोर करना स्टार्ट करती है। ये हमारी बॉडी में इस तरीके से एजिंग आती है, या तो सेलुलर सेल के मर जाने से, या डीएनए में डैमेज की वजह से, या माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग कमजोर पड़ना, या प्रोटीन पे अटैक हो जाना किसी भी वजह से, आपके इम्यून सिस्टम की वजह से, या अदर जो प्रोटीन डैमेजिंग चीजें हैं, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, उनकी वजह से, या स्टेम सेल जो आपकी रीजनरेशन की पावर है आपकी सेल के पास, उसका एग्जॉस्शन पे जाना। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं, इनमें से कोई भी चेंज आए तो हमारी एजिंग को फास्ट करता है। तो यदि इन इन सारी चीज़ों को हमने बचा के रख लिया, इनको हमने सेव करके रख लिया, तो इनको हमने केयर करके रख लिया, तो आप अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो लाइफ को, और हेल्दी और यंग जी सकते हो। तो इसमें ये कैसे चेंज आ सकते हैं, इसमें भी हम बात करेंगे। जैसे जैसे एज प्रोसेसिंग होती है, हमारी एज बढ़ती है, तो व्हाट हैपन, जो आपका प्रोटीन है उस पर ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के साथ अटैच होगा, जैसे इसके साथ कोई चीज अटैच होगी, अब कार्बोहाइड्रेट अटैच होने के कारण ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होगा आपके प्रोटीन में, और ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोटीन डैमेज होगा। जो मैं बात कर रहा था वो इसी तरीके से है, जैसे इन्फ्लामेशन था वो आपके प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है, आपकी बॉडी में ऐसे चीजों को एक्टिवेट कर सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर जैसी चीजें आ सकती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से सेल ज्यादा डैमेज होंगी, सेल डेड हो सकती हैं, और सेल अपना बिहेवियर या अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिटी है उसको अनबैलेंस हो सकती है, और आपका एंटीऑक्सीडेंट जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो एज है, एजिंग है, उसका प्रोसेस इस तरीके से इन तीनों चीजों में से भी हो सकता है केमिकल लेवल पे। हॉलमार्क जो है, जीनोम इंस्टेबिलिटी, डीएनए का ब्रेक डाउन होना। एक टीलोमर होता है, टीलोमर का मतलब है जैसे एक बीज होता है, एक सीड होता है, उसको आप जमीन में डालते हो तो पूरा पौधा बना देता है। ऐसे ही हमारा जो क्रोमोसोम्स है उसके जो एंड दिख रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा एक तरीके से स्टार जैसी लाइट निकल रही है, ये एरिया जो होता है ये बेसिकली टीलोमरेज होता है। और टीलोमरेज नया, यहाँ से ही नई चीज, ये एक तरीके से बर्ड है। जैसे आप होता है ना कि गुलाब की टहनी को काट के आप दोबारा से नया गुलाब का पौधा बना सकते हो, तो ऐसे ही इसके एंड से ही नई चीजें बनती हैं। एक क्रोमोसोम से, एक डीएनए से नया डीएनए बनता है, और नई सेल बनने का प्रोसेस टीलोमर से होता है। और एपिजेनेटिक अल्टरेशन यानी कि बाहर से जो आपकी डाइट से सिग्नल आ रहा है, हो सकता है ऐसा सिग्नल आए जिसकी वजह से आप सेल अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दे और आपकी एजिंग की तरफ आपको बढ़ा दे। लॉस ऑफ प्रोटियोस्टेटिस यानी कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आना, और
डी रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग, यानी कि जो न्यूट्रिएंट आपको मिल भी रहे हैं, समटाइम आपकी जो सेल है वो उसको सेंस नहीं कर पा रही है। ये भी एक तरीके से हॉलमार्क है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शनिंग, सेलुलर सेनेसिस, स्टेम सेल एग्जॉस्शन एंड अल्टर सेलुलर कम्युनिकेशन। एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है, जुड़ी रहती है, तब जाके पूरी बॉडी की फंक्शनलिटी कंट्रोल होती है। सपोज करो अभी जैसे आप ये हाथ को एक तरीके से ऐसे इस फॉर्म में, इस शेप में लेके जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि इस उंगली ने ही इशारा दिया, ब्रेन ने इशारा दिया, नर्वस सिस्टम ने कि ये आपको ऐसे प्रोसेस करना है। तो सारी सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो सारी सेल इकट्ठी होकर फंक्शन करती हैं। तो ये विद द सेलुलर कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं। सो आज के टाइम पे हमारा जो केमिकल का एक्सपोजर है बेसिकली वो भी बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड्स का फूड में आना, आपके पोल्यूशन का ज़्यादा, पोल्यूटेंट का ज़्यादा आपके एयर के थ्रू एक्सपोजर होना, या हमारे इनबोर्न जो प्रोसेसिंग के टाइम पे हमारी फूड में जैसे फ्री फैटी एसिड है, जो हेल्दी वाला जो आपका ओमेगा फैटी एसिड था वो चेंज हो गया फ्राई के टाइम पे, या अदर केमिकल्स जो फ्राई के टाइम पे चेंज हुए, जो हमारी बॉडी में कोई कुछ ना कुछ जीन में म्यूटेशन कर सकते हैं, वो भी उसका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से भी आज आप देखेंगे एजिंग फास्ट हो रही है। और मैं टेलोमरेज के बारे में बात कर ही चुका हूँ, तो टेलोमर लेंथ, यदि जो आपका टेलोमर की लेंथ ज़्यादा होगी तो नया डीएनए फॉर्मेशन होगा, और नया डीएनए फॉर्मेशन होकर नई सेल बन सकती है। अब जो डीएनए की भी स्ट्रक्चर है उसमें मिथाइलेशन एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो आपकी फंक्शनिटी को बेटर कर सकता है। यानी कि डीएनए की फंक्शनिंग बेटर बेटर रहेगी तो आपकी सेल की फंक्शनिंग बेटर रहेगी। तो इसमें मिथाइलेशन, जैसे आज B12 की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में है। अब B12 डीएनए की मिथाइलेशन में बहुत हेल्प करता है। अब B12, जिसका पेट खराब रहता है उसकी बॉडी में B12 की कमी रहती है, और बहुत सारे लोगों में क्रोनिकल B12 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से डीएनए लेवल पे जो मिथाइलेशन प्रोसेस है, जो डीएनए को की इंटीग्रिटी, डीएनए को कॉम्पैक्ट रखता है, और यदि वो कॉम्पैक्ट रहेगा तभी वो फंक्शन कर पाएगा। तो मिथाइलेशन एक तरीके से इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए को बैलेंस करता है, और यदि डेफिशिएंसी है तो मिथाइलेशन कम प्रोसेस कमजोर पड़ेगा और आपका डीएनए की फंक्शनलिटी कमजोर होगी। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन आता है, जिसकी वजह से आपको जीन लेवल पे एजिंग आपकी फास्ट होती है। कुछ लोग इसमें जो हमारे लेमन लोग हैं वो इसमें थोड़ा सा सोचेंगे ये कैसी लैंग्वेज है। लास्ट में मैं एक पेन पेपर पे भी इस पूरे प्रोसेस को समझाऊंगा कि आप आराम से समझ पाएंगे लेमन लैंग्वेज में। इसके अलावा लास्ट 30 साल की बात की करी जाए तो आप देखेंगे हमारी जो जीवन में एक्सपोजर है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा ही बढ़ा है पिछले 30 साल में। यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर बॉडी पे ज़्यादा है। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जैसे आप देखेंगे केमिकल्स आपकी प्लास्टिक को गर्म करके जो खाना खा रहे हैं, या उसमें फ्राई चीज़ें डाल के खा रहे हैं, या बोतल वाटर बोटल्स हैं, ऐसे केमिकल जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो हमारी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को कुछ केमिकल प्रोड्यूस करके उसको कंट्रोल करता है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। सो जैसे थायराइड भी उसका एक पार्ट है। बहुत सारे लोग, सबने थायराइड के बारे में सुना है। इसकी फंक्शनिंग हल्की सी भी चेंज हो जाएगी, वो किसी में मोटापा आ सकता है, किसी का वेट एकदम से कम हो सकता है। सो स्वेलिंग, वाटर का एक तरीके से एडिमा टाइप की कंडीशन, ये सारी क्या है? एंडोक्राइन ही हमारा कंट्रोल करता है। सो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनका एक्सपोजर आप देखेंगे तो बढ़ा है, और ये सारे हमारी एजिंग को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। डिक्रीज क्या हुआ है? एक्सपोजर देखेंगे तो नेचुरल लाइट, आज हम धूप में धूप के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वाइटल चेंजेस हैं, जो जो धूप के कारण ही आते हैं, जो सनलाइट की वजह से ही आते हैं, वो नहीं हो पाते। जैसे विटामिन D3 का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है, वो सनलाइट के बगैर नहीं होता है बॉडी में। सो और दूसरे चेंजेस, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, और बहुत सारे ऐसे फोटो सेंसिंग हमारी बॉडी में चीज़ें होती हैं जो लाइट के एक्सपोजर के बाद ही एक्टिवेट होती हैं। जैसे आपकी आईज भी जो है एक तरीके की लाइट में यदि रहेंगी तो आपका जो विजन है वो जल्दी, मैकुलर डीजनरेशन है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, इन सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ कम हुई है हमारी लाइफ में। सो मोरल ऑफ स्टोरी बात करें तो एनवायरमेंट फैक्टर, केमिकल जो हाजार्डियस केमिकल थे वो हमारी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, और नेचुरल चीज़ें कम हो गई हमारी लाइफ में। इसके साथ बायोलॉजिकल मार्कर्स की आप देखें तो केमिकल लेवल पे जो टीलोमरेज था, यानी कि जो बीज था जो नई सेल बना सकता था, उसकी लेंथ शॉर्टनिंग होती है। यदि आप 30 साल के होते तो हर साल 1 से 2% वो शॉर्ट हो जाती है। पर आज के जीवन में देखा जाए तो 3 से 5% पर ईयर ये शॉर्टनिंग हो रही है। यानी इसका मतलब है कि हमारी एजिंग जो है
एंटी एजिंग फैक्टर और रीजनरेशन पावर जो है वो हर साल 5% फास्ट हो रही है। जो पहले 2% तक हाईएस्ट रहती थी वो 5% तक हो गई है। एपिजेनेटिक्स एज एक्सेलरेशन, यानी कि एज जल्दी बढ़ना एपिजेनेटिक्स की वजह से जो जीन का बिहेवियर है वो 1 से 2% उसमें चेंज आता था, अभी 2 से 5% तक चेंज आ रहा है। सो इन्फ्लामेशन जो है बॉडी में वो पहले मॉडरेट रहती थी, नॉर्मल थी, अभी क्रोनिकल और लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हमारी फास्ट एजिंग हो रही है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत बड़े इसमें रोल प्ले करते हैं फास्ट एजिंग में। जैसे आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देंगे तो आपका नर्वस सिस्टम जो है, आपकी नर्व सेल जो है, ब्रेन की जो सेल हैं, उनकी एजिंग फास्ट हो जाएगी और आपको देखेंगे थोड़े दिन में आप की जो मेमोरी है या आपकी जो अलर्टनेस है उसमें कमजोरी आएगी। आपकी जो हेल्दी स्लीप साइकिल है वो अनबैलेंस होगा, आपके मूड स्विंग होंगे, और आपको एक कंटिन्यू एक ब्लू लाइट के एक्सपोजर मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में एक ऐसी चीज़ें ऐसे चेंजेस ब्रेन की सेल में आते हैं जो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी का कमजोर पड़ना, यानी कि हम लेस फिजिकल एक्टिव हैं, जिसकी वजह से एक स्टडी के अकॉर्डिंग माना जाता है यदि दिन में 20 मिनट आप वॉक करते हैं तो आपके ब्रेन और आपकी मेमोरी जो है वो लगभग लगभग 40% एक्स्ट्रा एक्टिव रहती है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एज कम्पेयर टू द सेडेंट्री लाइफ। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत कम डिप्रेशन में जाते हैं, आपने देखा होगा। अनहेल्दी डाइट भी हमारी फास्ट एजिंग करती है। जैसे प्रोसेस फूड का जो कंजप्शन है, आज आप देख लिए हर घर में एक पैकेट फूड मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी किचन में पैकेट फूड मिलेगा। और आज से 20 साल 30 साल पहले कोई पैकेट फूड का चलन नहीं था। पैकेट फूड में प्रिजर्वेटिव से लेके ऐसे केमिकल और उसकी हाई प्रोसेसिंग उसके न्यूट्रिशन को कम कर रही है, और उसमें ऐसी चीजें डेवलप हो जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड, जो न्यूट्रिशन पावर थी वो कमजोर है आज खाने में, और कैलोरी ज्यादा है और ऐसे केमिकल ज्यादा हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं फास्ट एजिंग का कारण बनते हैं। क्रोनिकल स्ट्रेस जो है, इंक्रीज वर्किंग आवर्स, आप देखेंगे पहले के लोग लंच टाइम में भी 1 से 1.5 घंटे एक नैप लेते थे, दिन में 1 घंटे की 1.5 घंटे का रेस्ट करके सोते थे, क्योंकि उनकी फिजिकल मेहनत ज्यादा होती थी। आज के टाइम पे मेंटल वर्क ज्यादा है और फिजिकल कम है, तो हम सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे केमिकल चेंजेस, हमारे ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में बड़ा दिक्कत है और स्ट्रेस के हम शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फास्ट एजिंग भी डेवलप हो रही है। सो स्लीप क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। और सोशल आइसोलेशन, आज आप देखेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट है। जब आप पहले तो सब लोग मिलके सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, आज फेस्टिवल पे भी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। फेस्टिवल भी हमारे एक आइसोलेटेड हो गए हैं, और हर घर में सबका एक अलग रूम है, सब आइसोलेटेड लाइफ में जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सोशियो साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है वो चेंजेस आए हैं, और उसकी वजह से मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम आज के टाइम पे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर लाइक अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फास्ट एजिंग की तरफ लेके जा रही हैं। इसमें मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में आई हैं। एंटीबायोटिक्स, ये भी हमारी फास्ट एजिंग, वैक्सीनेशंस, मेडिकल इमेजिंग, जो आप एक्सरे है या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप डायग्नोस के लिए यूज़ करवा रहे हैं, आपके टिश्यू से लेके आपकी फंक्शनलिटी तक, वो भी फास्ट एजिंग करते हैं। और बहुत सारी बिना प्रिस्क्राइब की जो मेडिसिन है, जो आप पेन किलर खा रहे हैं या छोटी सी प्रॉब्लम आते ही एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ये आपको फास्ट एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। और कुछ लोग जिम में जाने वाले हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, वो हार्मोन रिप्लेस थेरेपी यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन का कंजप्शन करते हैं, ये भी एक फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाता है। एक टाइम के लिए तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके फिजियोलॉजिकली परमानेंट जो चीज़ें हैं वो फेलियर की तरफ उसको लेके जाती हैं। सो लास्ट 40 साल में आप देख रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो एजिंग है, लाइफस्टाइल है, जो जेनेटिक फैक्टर हैं, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। और उसमें फिजिकल चेंज आप देखेंगे एज के रिलेटेड, सबसे बड़ा वेट गेन एंड ओबेसिटी। पहले की लाइफ में फिजिकली फूड सही था, हैबिट सही थी, सेडेंट्री लाइफ नहीं था, तो ओबेसिटी नहीं थी। बट आज आप देखेंगे 25 से 26 साल की एज में फैट सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था तो लोग 50 साल के आसपास जाके ऐसी चीजें फील करते थे, जो आज 25 साल की एज में लोग फील कर रहे हैं। वेट गेन एंड ओबेसिटी, मसल का मास कम और फैट सेल का मास ज्यादा, मसल स्ट्रेंथ कम, जिसकी वजह से आपकी जॉइंट्स की मूवेबिलिटी और जॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। और जैसे आपके घुटने पे आज आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 40-50 साल की एज में जॉइंट्स की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को, किसी को यूरिक एसिड की है, किसी को कार्टिलेज की प्रॉब्लम है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो आपकी मसल सेल कम होना और फैट सेल बढ़ना, बॉडी पे एक्स्ट्रा वेट और कम स्ट्रेंथ की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होकर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना,
फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी कम होना और स्लीप पैटर्न जो है उसमें चेंज आना, ये फिजिकल चेंजेस हैं जो आपको इंडिकेट करें कि आप फास्ट एजिंग में जा रहे हैं। यदि आप इसको एज ए क्वेश्चनेरियर देखेंगे, आप अपने आप से पूछें क्या आप 30 से 35 साल की एज में हैं, क्या आपका मसल घट रहा है और फैट बढ़ रहा है, क्या आपका सेंट्रिक ओबेसिटी बढ़ रही है, कि आपकी जो कमर है, कमर पे फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है या नहीं। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 30 साल में आप खुद आंसर हो जाएगा कि आप फास्ट एजिंग में जा रहे हैं या स्लो एजिंग में जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका मसल मास कमजोर पड़ रहा है और उनकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप भी फास्ट एजिंग में जा रहे हैं। डिक्रीज बोन डेंसिटी, इसको आप जनरली नहीं देख पाते हैं, बट इसमें यह है कि ऑलवेज आप थोड़ा सा भी वेट उठाते हैं, थोड़ी सी भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम से आपका दम निकल जाता है और आपसे वेट उठाना भी एक तरीके से आपके लिए भारी पड़ जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस का एक तरीके से सिम्टम्स है। या आप बैठे रहते हैं, एकदम से आप उठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता, आपकी कमर इतनी टाइट हो जाती है, जिसको सिटिंग चेयर सिंड्रोम बोला जाता है। स्पेशली मेनोपॉजल के टाइम पे वुमेन्स में ये बड़ा एक इशू रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों का खोखला होना, हड्डियों का खाली होना, कमजोर होना, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो कुछ सिम्टम्स हैं, सिटिंग चेयर यानी कि बैठे हैं तो बैठे रहने का मन, उठते टाइम किसी का सहारा लेना, या थोड़ा सा भी वजन आप उठा लें तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी निकल गई है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका पेल्विक रीजन जो है, बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट है, जैसे कमर का फ्लेक्सिबिलिटी है और आपकी थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें यदि वो कम हो गया तो ये भी आपका फास्ट एजिंग का साइन